भाइयों बहनों, हम सब का ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे सम्मानीय राज्यपाल साहब यहाँ उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं, माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का जीवन हम सब के लिए सच में प्रेरणा भरा जीवन है। आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक द्वारा संचालित गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक आचार्य के रूप में उन्होंने बहुत बृहद कार्य किया है। 1981 से उस गुरुकुल को उन्होंने संभाला, जब उस गुरुकुल में मात्र 60-70 बच्चे हुआ करते थे, और आज हजारों की संख्या में वो गुरुकुल बच्चों को संस्कृति और संस्कार का शिक्षण दे रहा है। प्राचीनतम और आधुनिकतम दोनों संस्कारों को, दोनों शिक्षाओं का समन्वय करके, जीवन की विद्या और शिक्षा का समन्वय करके उनने गुरुकुल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति शून्य से उठ करके खड़ा होता है। जब उस गुरुकुल का शुभारंभ किया था, उस गुरुकुल का शुभारंभ 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा संपन्न हुआ था। उस गुरुकुल का उन्होंने नवीनीकरण किया, स्वयं गांव-गांव जाकर के दान मांग करके, बिना सरकारी अनुदान के इतना विराट गुरुकुल खड़ा कर दिया उनने कि सच में आज वो गुरुकुल पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए अनेक कार्य उन्होंने किया। पिछला समय उनका राज्यपाल के रूप में हिमाचल प्रदेश में रहे आपने लगभग 70,000 कृषकों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा और एक बड़ा प्रयोग किया उन्होंने अपने आश्रम में, अपने गुरुकुल में 6 भारतीय नस्लों पर नस्ल सुधार का कार्य भी प्रारंभ किया। ऐसे अनेक प्रयोग को प्रयोग करने वाले प्रयोगधर्मी सम्मानीय हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने व्यसन मुक्ति पर, कुरीतियों के उन्मूलन पर और प्रदूषण रहित पर्यावरण पर अनेक प्रयोग किए हैं। वो मात्र भारत ही नहीं वरन यूरोप में और दक्षिण पूर्व एशिया में भी आपने भ्रमण किया और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया है। ऐसे सच में आचार्य नाम को सिद्ध करने वाले सम्मानीय देवव्रत आचार्य जी हमारे बीच हैं। महर्षि दयानंद के एक सच्चे सपने को कृणवंतो विश्वमार्यम ये उद्घोष करते हुए वो पूरे भारतवर्ष में आज प्रख्यात हैं। मैं बहुत सम्मानपूर्वक उनको आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए, हम सबके लिए मार्गदर्शन के लिए। श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, अध्यक्ष अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, आदरणीय श्री अश्विन भाई जानी जी, गुजरात प्रदेश के प्रभारी गायत्री परिवार, माननीय श्री प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञ, आदरणीय श्री गोपाल भाई सुतरिया जी, संचालक बंसी गौशाला अहमदाबाद, माननीय श्री आर.सी. व्यास जी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय आणंद, माननीय श्री मगन भाई पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, उपस्थित महानुभाव, खेडूत बंधुओं, देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि माननीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के नेतृत्व में गुजरात की इस अरवल्ली ज़िले में एक पवित्र मिशन को लेकर आप सब भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं कई बार गायत्री परिवार और शांति कुंज हरिद्वार में गया हूँ और मेरी अपार श्रद्धा रही है स्वर्गीय आदरणीय आचार्य श्री राम जी, आचार्य श्री राम जी और उनका जीवन और उनके द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ जिनको पढ़कर इस समय आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त कर रही हैं।
भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति और यज्ञ की जो प्राचीन भारत में पूजा पद्धति वही मानी जाती है, उसका प्रचार श्री रामाचार्य जी के द्वारा समस्त विश्व के लोगों में किया गया। उसी परंपरा का बहुत गंभीरता के साथ अनवरत प्रयास करते हुए आगे बढ़ाने का दायित्व आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी कर रहे हैं। और उन्होंने जो 3 विषयों पर अपने अभी विचार दिए कि हम चाहते हैं कि भारत की खेती जहर मुक्त हो, हमारा जल बचे, उसका संरक्षण हो, गर्भ में पल रहे बालक संस्कारवान पैदा होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। उनके तीनों बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बहुत आवश्यकता उनकी है। इन बिंदुओं पर पूरे देश के अपने गायत्री परिवार के लोगों के द्वारा जो अभियान चल रहा है और राष्ट्र निर्माण की जो योजनाएं चल रही हैं, इन सब के लिए मैं माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और समस्त गायत्री परिवार के भाई बंधुओं को भी और बहनों को भी बधाई देता हूं कि जो भारत की संस्कृति को व्यवहारिक रूप में अपनाकर आने वाली पीढ़ियों को एक नया संदेश दे रही है। आज का प्रमुख विषय गुजरात की ये पवित्र धरती जिसकी चर्चा माननीय डॉक्टर साहब ने की है। मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि आप जैसे देवतुल्य लोगों के बीच में सेवा करने का मुझे अवसर मिला। निस्संदेह गुजरात के लोग बड़े सहृदय हैं, बड़े पवित्र हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं और हर प्रकार के दोषों से बचे हुए होने के कारण इस प्रदेश में मानवतावादी विचारधारा का सृजन बड़ी तेजी से संभव है। गुजरात में आने के बाद मैंने गुजरात के सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, इन सब लोगों को एक विचार दिया कि इस समय देश का खेडूत सबसे ज़्यादा तनाव और दुखी है, क्योंकि जिस रासायनिक खेती का प्रचलन इस समय पूरे देश में है, अब वो घाटे का सौदा बन गई है। आज हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है और आमदनी घटती जा रही है। किसान कर्जा लेकर के जो काम करता है, कर्जा चुका नहीं पाता तो गलत रास्ते पे जाता है। इसका समाधान हमें ढूंढना ही पड़ेगा। भाइयों और बहनों, इस समय रासायनिक खेती हम कर रहे हैं। मैं स्वयं खेडूत हूँ, मैं किसान हूँ। जहाँ मैं बालकों को 35 साल तक प्रधानाचार्य के रूप में पढ़ाता रहा, जिस गुरुकुल की चर्चा की उस गुरुकुल का मैंने 35 साल संचालन किया और उसके बाद 4 नए गुरुकुल हमने स्थापित किए, जिनमें हजारों बेटों के गुरुकुल में बेटे और बेटियों के में बेटियां पढ़ती हैं। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, मेरे पास वहाँ गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है, तो उसमें मैं 25 साल तक जहर युक्त खेती कराता रहा। यही जो आप करते हैं वही खेती में करता था। लेकिन मैंने अनुभव क्या किया कि उस खेती में जमीन बंजर होती जा रही थी, पानी की खपत बढ़ती जा रही थी, उत्पादन कम हो रहा था और जो उत्पाद रासायनिक खेती का हम लेते हैं उससे हम बीमार हो रहे हैं। आप इस बात का प्रमाण हैं कि जब
इस देश में रासायनिक खेती नहीं थी। उस समय कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को हम नहीं जानते थे। जितने जघन्य रोग पैदा हुए हैं ये मेरे आपके दूषित आहार के कारण हुए हैं। इस समय खेतों में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतनी भारी मात्रा में पड़ रहा है कि उसने हमारे साग, सब्जी, अन्न, फलों को ही दूषित नहीं किया, अपितु रिसर्च आई कि मां के दूध में भी यूरिया है, हमारी गाय भैंस के दूध में भी यूरिया आ रहा है। और जो भूमिगत जल था, पानी था, ये यूरिया धरती में भी पहुंच गया। एक जमाना था जब हम कहीं पर भी पानी पी लेते थे, आज पानी कहीं आप और हम नहीं पी सकते, बोतलें उठाए घूमते हैं। 40-50 साल पहले कौन बोतलें उठाए घूमता था? कहीं पर भी हम पानी पीते थे। परमात्मा की ये सृष्टि अनुपम थी, पवित्र थी, सात्विक थी। भगवान ने सुंदर पहाड़ दिए, सुंदर नदियां दी, सुंदर साफ सुथरे सरोवर दिए, सुंदर साफ सुथरे समुद्र दिए, झीलें दी। लेकिन हम लोगों ने जहां जहां कदम बढ़ाए वहीं पर नरक करके रख दिया, और आज वही हमारे लिए मौत का कारण बने हुए हैं। हम स्वयं अपने गड्ढा हमने अपने हाथ से खोदा है। आज रासायनिक खेती, जिसको हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कृषि विभाग सब प्रमोट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, चैलेंज के साथ पूछता हूं, आप में कोई बंधु हो तो मेरे पास आना और सिद्ध करना। इस समय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो किसान की समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 2022 तक हम भारत के किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं, ताकि किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, सुखी हो। उनका चिंतन बहुत पवित्र है। लेकिन आज जो जिम्मेदार लोग रासायनिक खेती करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, उन साइंटिस्ट से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस रासायनिक खेती के द्वारा किसान की आय दुगुना कर सकते हैं? चैलेंज है मेरा उनके साथ। जिस खेत में आप 1 एकड़ में जितना यूरिया, डीएपी डालते हो, इस यूरिया डीएपी को डबल डालना शुरू कर दें तो क्या उससे उत्पादन डबल हो जाएगा? क्यों भाई खेडूत बंद हो सकता है क्या? तो फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है? इसको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जो किसानों को कर्जे से युक्त कर दिया, पानी बर्बाद कर दिया, पर्यावरण दूषित कर दिया, सारा लोगों को बीमार करके अस्पतालों में भेज दिया, और अब भी हम उसी काम पे जुटे पड़े हैं। इसको बंद करने की आवश्यकता है। जब तक ये बंद नहीं होगा, लोगों का स्वास्थ्य नहीं बचेगा, जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं बचेगी, पानी की शुद्धता नहीं बचेगी, और पर्यावरण नहीं बचेगा। और ये सब चीज जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब प्रश्न ये होता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव है, कोई इसका विकल्प है? तो आज मैं यही चर्चा आपके बीच में करूंगा कि इसका विकल्प है, इसका अल्टरनेट है, और वो है पद्मश्री सुभाष पालेकर की प्राकृतिक कृषि। और मैं सिद्ध करूंगा कि इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी का उस संकल्प में पूरा करने की क्षमता है, और किसान इस दलदल से बाहर निकल सकता है। अब ये प्राकृतिक कृषि क्या है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं? ये देसी गाय पर आधारित कृषि है। एक देसी गाय से
30 एकड़ की खेती हम कर सकते हैं। इतना विज्ञान इस गौ माता के पेट में छिपा हुआ है। लेकिन देसी गाय, अंग्रेजी गाय नहीं, ध्यान करना, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी नहीं, हमने लैब के अंदर गाय, गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट, बकरी सबके गोबर टेस्ट करवाए। लेकिन देसी जो गाय हैं, गिर है, कांकरेज है, साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, हरियाणवी है, लाल सिंधी, ये भारतीय नस्ल की गायें हैं। इन सब में ये गुण है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु है। और जो गाय आपने खूंटे से छोड़ दी, सड़कों पे छोड़ दी, घूम रही, धक्के खाती बेचारी, उनके यदि गोबर का टेस्टिंग कराई गई है तो उनमें ये जीवाणु 300 की बजाय 500 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं देती, तो वो जीवाणु बनाने का काम ज्यादा वहां पर होता है। और इस प्राकृतिक खेती में पालेकर जी की विधि से हम 2 तरह के खाद बनाते हैं। एक का नाम है जीवामृत, दूसरे का नाम है घन जीवामृत। ये मूल 2 चीजें हैं। और एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे बनता है, इसको थोड़ा ध्यान करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गायत्री परिवार के सभी लोग, जो बड़े सात्विक मनोयोग के लोग हैं, भारतीय संस्कृति, वैदिक अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, जब ऐसे लोग इस पवित्र मिशन के साथ जुड़ेंगे तो हम अपने संकल्प में पूर्ण होंगे और हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। तो इस पद्धति से जो खाद बनाते हैं जीवामृत, वो कैसे बनता है और एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे होती है, इसको आप समझेंगे। हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्राम ले लेते हैं, उसमें लगभग 170-80 किलो पानी भर देते हैं। एक देसी गाय जो स्वस्थ गाय है 24 घंटे में, रात दिन में लगभग 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। इस गोबर और गोमूत्र को हम उस पानी में, ड्रम में डाल देते हैं। 1.5 से 2 किलो गुड़, ये भी किसान पैदा करता है। 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, ये भी किसान पैदा करता है। और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, ये फ्री में मिलती है। खेत की मिट्टी क्यों नहीं, बड़े पेड़ के नीचे की क्यों? क्योंकि यूरिया डीएपी ने खेत के जीवाणुओं को मार दिया। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा, वहां जीवाणुओं का भंडार है, तो इसलिए वो मिट्टी जरूरी है। अब क्या करना है, ये गुड़, बेसन और मिट्टी, गाय का गोमूत्र और गोबर उस पानी में डाल के लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम इसको घोलना है और छाए में इस ड्रम को रखना है और बोरी के टुकड़े से इसको ढक देना, जिसमें श्वास रहे, प्लास्टिक से नहीं ढकना, ये ध्यान करना है, ताकि जीवाणुओं को श्वास मिलता रहे। ये घोल 5 दिन में तैयार हो जाएगा, 4 से 5 दिन में 1 एकड़ के लिए तैयार हो जाएगा। जब आप खेत में पानी देते हैं तो पानी के साथ बूंद बूंद इसको एक टैंकी में भर के छोड़ दें, पूरे खेत में अपने आप ये फैल जाएगा। ये 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ के लिए खाद तैयार हो जाता है। अब बोलना आपने मेरे पीछे, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना, ध्यान करो, ठीक है। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। और गाय गोबर रोज देगी या एक ही दिन देगी? रोज देगी। तो
1 दिन के गोबर गौमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार, और 30 दिन के गोबर गौमूत्र से कितने एकड़ का खाद तैयार? तो 30 एकड़ का हो गया कि नहीं? एक गाय से 30 एकड़ की खेती, ये गपोड़ा तो नहीं ना? समझ में आई ना बात? 1 एकड़ से 30 एकड़ की खेती, यह है देसी गाय की क्वालिटी, उसका कमाल। इसलिए कहते हैं गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, उसमें मातृत्व के असंख्य गुण हैं। आज दुर्भाग्य हमारा ये है, ना हम गाय का दूध पीते, ना गाय को पालते, और गौ माता की जय हो जाएगी जय, गौ माता की जय होगी। हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में एक धातु है पूज सेवायाम। पूजा का अर्थ है सेवा करना। आप कोई व्यक्ति घर का बुजुर्ग बीमार है, थाली लेकर के आरती उतारते रहो, काम चल जाएगा क्या? अरे उसको बढ़िया समय पर भोजन कराओ, वस्त्र बदलो, नहलाओ धुलाओ, उसकी सेवा करो, ये उसकी पूजा है। तो गाय की पूजा, तिलक लगाना, माला पहनाना, गुड़ खिलाना 1 मिनट के लिए, ये तो एक प्रतीक है जो करना चाहिए, बुराई नहीं है। लेकिन असली गाय की पूजा है उसकी सेवा करना, और हर किसान के घर में कम से कम 1 देसी गाय होनी ही चाहिए। आज गायत्री परिवार के इस महापवित्र किसान सम्मेलन में आप सब एक संकल्प लेकर के जाओ कि हम सब के घरों में 1 देसी गाय होनी ही चाहिए। क्यों? गाय का दूध अमृत है, और देसी गाय के दूध पे तो रिसर्च हुआ ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में। वहाँ के साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया कि जो हॉस्टन फ्रीजन गाय है और जर्सी गाय है, उनका दूध A1 है। A1 का मतलब उन्होंने कैटेगरी निश्चित की है, और भारतीय जो देसी गाय हैं इनका दूध A2 है। और उन्होंने रिसर्च के बाद सिद्ध किया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ओज को बढ़ाने के लिए, तेज को बढ़ाने के लिए, रोग से लड़ाई लड़ने की क्षमता A1 दूध में नहीं, A2 दूध में है। ये साइंटिस्टों की खोज है, और ये हमारी देसी गाय में। तो इसलिए देसी गाय की जय करो कि उसे घर में पालो, वो आपके बच्चों को दूध देगी, बच्चे स्वस्थ निरोग होंगे, बुद्धिमान होंगे, और उनमें ऐसे ही उछलेंगे बुद्धि से जैसे गाय का बछड़ा उछलता है। भैंस का कटड़ा भी यूं उछलता है क्या? क्यों साहब? जो भैंस का दूध पिलाओगे तो उसके बच्चे जैसी बुद्धि बनेगी बच्चों की, और गाय का दूध पिलाओगे तो गाय के बछड़ों जैसी बुद्धि बनेगी एकदम। मैंने देखा, ये अनुभव किया है कि जब गाय का दूध निकालने का समय हो और 10 गाय 20 गाय बंधी हों, और आप उसके बछड़े को छोड़ दो, वो सीधा अपनी मां के नीचे जाके लगेगा डायरेक्ट। ये बच्चे में इतनी विवेक है गाय के बच्चे में। और 20 भैंस बंधी हों, और इस भैंस के बेटे को भी छोड़ के देखो, ये सब की लात खाता फिरेगा, सब की लात खाता फिरेगा। और जो लात नहीं मारेगी तब इसकी समझ में आता कि यही तेरी माँ है, तब समझ में आती इसकी। क्यों साहब? तो यदि मजबूत बुद्धिमान बच्चे बनाने हैं तो इस गौ माता के महत्व को समझो। इसका दूध अमृत है, और घर में गाय जरूर पालिए, और बच्चों को दूध मिलेगा, और खेती के लिए गोबर गोमूत्र मिलकर के उसका भी कल्याण होगा। दुनिया में ऐसा कोई खाद नहीं जो 4-5 दिन में तैयार होता हो, वो ये जीवामृत है जो देसी गाय के खाद गोबर गोमूत्र से तैयार होता है। दूसरा हम खाद बनाते हैं घन जीवामृत। वो भी क्या है? वो खुश्क खाद है, शुष्क खाद है, ये तरल खाद है जीवामृत। 100 किलो गोबर देसी गाय का लो,
थोड़ा बारीक करके उसको, और यही चीज उसमें डालनी ज्यों की त्यों। गोबर तो ये है ही, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1-2 मुट्ठी मिट्टी बड़े पेड़ की डाल के इसको मिला के, और गाय जहाँ बांधते हो वहीं किसी जगह पर इसको इकट्ठा करके बोरी से ढक के छोड़ दो। ये खाद 6 महीने खराब नहीं होता, और इसमें जीवाणुओं का भंडार हो जाता है। जब आप खेत बीजते हो, खेत बोने से पहले डीएपी, देसी गाय के जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने अरबों खरबों जीवाणु होंगे, अनुमान लगाओ। और गाय का जो गोमूत्र वो खनिज का भंडार है, और इन जीवाणुओं को जब आप बेसन डालते हो तो उसमें प्रोटीन मिलता है, और वो जीवाणु खाते हैं तो वो स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं। और इसके साथ गुड़ इनको मल्टीप्लाई बढ़ाने का काम करता है। और मिट्टी जो है उसमें भी करोड़ों जीवाणु हैं, गोबर के जीवाणु, मिट्टी के जीवाणु, खाने को इनको भोजन मिल गया गुड़ का और बेसन का, तो ये हर 20 मिनट में करोड़ों की संख्या में बढ़ते हैं, हर 20 मिनट में करोड़ों। इनकी गिनती नहीं होती कितने असंख्य जीवाणु 5 दिन में बढ़ गए। और जब हम इसे खेत में छोड़ते हैं तो ये कैसे काम करते हैं, ये जामुन का काम करते हैं। जैसे आप 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो तो 1 क्विंटल दूध दही में बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? 1 क्विंटल दूध 1 चम्मच दही से पूरा दही में बदल जाता है। ऐसे ही जब ये जीवामृत और घन जीवामृत खेत में जाएगा तो ये खेत में जामुन का काम करके, और जितने मिट्टी के जीवाणु हैं उनसे मिलकर जीवाणुओं का भंडार खड़ा कर देगा। और अब ध्यान करो, पौधे को इस कृत्रिम खाद की जरूरत नहीं है। ये जीवाणु पौधे की जड़ में भोजन तैयार करते हैं पौधे के लिए। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, कृषि वैज्ञानिक के 98% आहार तो पौधा सूर्य की रोशनी से लेता है, हवा से लेता है, वातावरण से लेता है। हमने तो 2% देना है, और ये काम जीवामृत, घन जीवामृत से हो जाता है। अब तीसरी बात ध्यान करो, ये मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, मैं अपने खेत में 200 एकड़ में 9 साल से पालेकर की विधि से खेती करता हूं। और उस खेती में रासायनिक किसान जो खेती करते हैं उनसे ज़्यादा मेरा उत्पादन होता है। मेरा उत्पादन उनसे 2-3 गुनी कीमत पे बिकता है। और मेरे उत्पादन में, खेती में 70% पानी कम लगता है। 70% पानी की बचत है, पर्यावरण बिगड़ता नहीं। और कृषि के मित्र जीव दुनिया भर के पैदा हो गए, और वो मित्र जीव शत्रु जीव को अपने आप खा लेते हैं। हमें दवाई छिड़क करके पाप नहीं कमाने की जरूरत पड़ती। ये काम मेरा आपका नहीं है, ये प्रकृति का अपना काम है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 340 इस समय गाय है, मैं कल वहीं से आया हूँ। तो 340 गाय, जिनमें देसी गाय 6 ब्रीड है मेरे पास, और इनको मैंने अपने हाथ से तैयार किया। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, वो मैं यहाँ से गुजरात से लेके गया, और इन 10 साल में उसकी भी ब्रीड 24 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली गिर गाय हमारे पास है, और 12 से 15 लीटर देसी गाय, लगभग सभी इस एवरेज से दूध देती हैं। ये ब्रीड बनती है कैसे, ये गोपाल सुतरिया जी यहाँ पर बैठे हैं, इनको पता है। इनकी खेती, इनकी गौशाला में मैं गया हूँ। ऐसे लोग तैयार होने चाहिए समाज में, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से गायों की नस्ल का सुधार करेंगे,
तो गाय अपने आप घरों में जाएगी। गौशालाओं से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। गौशालाएं बाड़े बन गए हैं, गाय को रोकने की जगह है, गाय की रक्षा की जगह नहीं है। गाय की रक्षा कब होगी? जब हम उसकी नस्ल का सुधार करेंगे, जब वो लाभकारी होगी और घर घर में चली जाएगी, क्योंकि लाभकारी होने पे कोई उसे छोड़ेगा नहीं। नस्लों को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। नस्ल बनेगी तो गाय लाभकारी होगी, लाभकारी होगी तो किसान पालेगा, लाभकारी नहीं होगी तो यूं ही बेचारी को सड़कों पर घूमना पड़ेगा। और ये गाय की कमी नहीं, ये मेरी आपकी कमजोरी है। यदि हम नस्ल बनाना जानते, गोत्र सिस्टम से उनको आगे बढ़ाते, तो वो गाय अपने आप दूध बढ़ना शुरू करती है। मेरी गाय कुरुक्षेत्र में जाके देख सकते हैं। ये देसी गाय का तो मेरे को भी बाद में पता लगा। मैं चेफ और जर्सी गाय पालता था। मैंने 10-10 किलो की 3 गाय 1981 में 3 गाय मैं ली थी और उनसे मैंने नस्ल बनाई। फिर 5-7 गाय और जोड़ी। 10 किलो की गाय थी मेरे पास, 10 किलो दूध देती थी, हॉस्टन फ्रीजन। मैंने उसकी ब्रीड बनाते 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 आगे बढ़ाया। मेरी गाय 48 किलो 200 ग्राम एक दिन में दूध दिया था। हरियाणा में फर्स्ट आई थी, 48 किलो 200 ग्राम। और इस समय हॉस्टन फ्रीजन इससे भी अधिक दूध देने वाली मेरे पास गाय है। लेकिन अब मैंने देख लिया उसका दूध गुणवत्ता युक्त नहीं, तो अब धीरे धीरे मैं घटा रहा हूँ और भारतीय नस्ल की देसी गाय बढ़ा रहा हूँ। एक समय सारी अंग्रेजी गाय मेरे पास थी, अब हम 50-50 पे पहुँच गए। उल्टा गेयर लग रहा, अब वो जा रही हैं और देसी बढ़ रही हैं, उनको हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये गुण का भंडार है और दूध और गौमूत्र दोनों ही इनका उत्तम है। तो मैं जो आपको निवेदन करता हूं कि खेडूत भाइयों, कि गुजरात की ये धरती, जिसके बारे में माननीय डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि ये ऐसी धरती है कि हर चीज में पहल करती है। और जब गुजरात के लोग इस प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे तो ये पूरे देश में संदेश जाएगा और पूरे देश में क्रांति पैदा होगी। मैं जो बता रहा हूं, आप इसलिए डरे हुए हैं कि यदि हम इस प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो उत्पादन घट जाएगा। आपका भय ये उत्पादन कम होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं किसान हूं और अपने खेत में कर रहा हूं। जो जैविक खेती है ना, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे उत्पादन घटेगा। 3 साल उत्पादन कम होगा, ये इसका नियम है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो मैंने भी की है। जब मैं पालेकर जी से नहीं जुड़ा था, मैंने रासायनिक के बाद ऑर्गेनिक की खेती की थी। पहले साल सबको कीड़ा खा गया, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन मैंने थोड़े हिस्से में किया था। अगले साल मेरे को 50% हाथ लगा और तीसरे साल 80% मिला, लेकिन खर्चे में कमी नहीं आती। कारण है उसका, जैविक खेती में जिस केचुए को हम पालते हैं, हलसिया को पालते हैं, हलसिया को, वो हलसिया भारतीय नहीं है, वो आयात किया हुआ है। वो हलसिया गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता। और हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं जैविक खेती में, और उसको 20-22 दिन तक गोबर को उलट पुलट करते रहते हैं, तो उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, नंबर 1। नंबर 2, उसको खेत में डालना बहुत ज़्यादा पड़ता है। रिसर्च है कि जैविक खेती में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन निकलता है। कितना? 1 टन।
गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। और भारत के खाद्यान्न को भंडार को भरने वाली 2 फसल मुख्य हैं, गेहूं और धान। उनको कितनी नाइट्रोजन चाहिए 1 एकड़ में? कम से कम साइंटिस्ट कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तब उत्पादन पूरा होगा जैविक में। जब 1 टन में 2 किलो, तो इसका मतलब 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा और तब उत्पादन बढ़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर कितने पशु करेंगे जी? 20 पशु चाहिए। अब 20 पशु 1 एकड़ में कैसे किसान पाल सकता है और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? ये रिसर्च है। और जब इतनी गोबर की खाद आप खेत में डालेंगे तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज वातावरण को प्रदूषित करेंगी। नंबर 3, उसमें जंगली घास खरपतवार बहुत पैदा होगी और लेबर से निकलवाने के लिए लागत आपकी बढ़ जाएगी। इसका नाम है जैविक खेती। यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको मैं करता रहा हूं। पहले 3 साल उत्पादन घटेगा और लागत कम होगी नहीं। और अब कुछ लोगों ने एक तरीका अपना लिया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार शुरू कर दिए, फैक्ट्रियां लगा दी लोगों ने और उनको लोगों को बेचते हैं किसान को। अब मैं आप खेडूत बंधुओं से पूछता हूं, पहले तो यूरिया डीएपी वाले आपको पैसे लेते रहे, अब ये लेते रहेंगे आपके ऑर्गेनिक वाले, तो आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? आपका पैसा तो पहले भी जेब से गया, अब भी जाएगा। आपको क्या लाभ उसका हुआ? और हम ऐसी पद्धति बता रहे हैं, पालेकर जी की विधि, इसमें गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में। जब आपने शहर से लाना ही कुछ नहीं, इसमें और लाना भी पड़ेगा तो बहुत कम मूल्य का। इसमें बेसन चाहिए दाल का, वो किसान पैदा करता है। गुड़ चाहिए, वो भी किसान पैदा करता है। मिट्टी खेत की और गाय घर की है और किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, तो हम क्यों उलझें बाहरी प्रोडक्ट खरीदने में? इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? तो जैविक कृषि जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, वो पहले 3 साल उत्पादन उसमें कम होता, ये सिद्ध हो चुका है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमारी पूरे देश की सरकारें पिछले 15 दिन से लागू कर रही हैं, लेकिन आज तक वो लोगों के लिए लोकप्रिय नहीं बन सकी। उसका कारण यही है। लेकिन ये जो पालेकर जी की विधि जिसकी मैंने चर्चा की है, जब मैंने ये विधि शुरू की, पहले ही साल, ध्यान करो, पहले ही साल उतना उत्पादन होगा जितना रासायनिक खेती से होता है। इसमें उत्पादन नहीं घटेगा। शर्त एक है कि विधि पूरी अपनाना। कभी आप ये सोच लो, गाय ये हॉस्टन फ्रीजन भी है, जर्सी भी है, और ये भी गाय, क्या फर्क पड़ता है? इसी का गोबर मिला दो तो वहां रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप देसी गाय का ही गोबर, गोमूत्र और ये विधि अपनाओ और इसको खेत में डालेंगे तो 100% आपको पहले ही साल सफलता मिलेगी। मैंने अपने खेत की बंजर भूमि को, जिसमें पैदावार होना बंद हो गया था, इतना यूरिया डीएपी लगातार पड़ता रहा कि मेरी जमीन बंजर हो गई। एक ही साल में इसी पद्धति ने उसको उपजाऊ बना दिया। आप मेरे खेत देख सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक वहां पर, उन्होंने मेरी भूमि को पहले भी चेक कराया और बाद में भी किया, तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये पद्धति अजीब है, आश्चर्यजनक है। और जो कृषि वैज्ञानिक हमारी इस पद्धति के खिलाफ बोलते थे, जब उन्होंने मेरे खेत में बंजर जमीन को उपजाऊ बनते देखा और उस भूमि को उन्होंने टेस्ट लेबोरेटरी में किया, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 0.4 था, 1 साल के बाद उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8 0.9 पे चला गया। आज मेरे कृषि फार्म को
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिओम स्वयं देखते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैंने सारी जिंदगी अपराध किया है, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को अब पता लगा कि ये पाप अब नहीं करना, अब बदले में मैं यही काम करूंगा कि गो आधारित प्राकृतिक खेती करूंगा, और वो इस काम को अब करते हैं। तो ये पद्धति अद्भुत है। इस पद्धति से पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, जमीन की उर्वरा शक्ति आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ मिलेगी, देसी गौ माता का संवर्धन और पालन होगा, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और किसान की आय दोगुनी होगी, कर्जे से मुक्त होगा। मेरी आमदनी दोगुनी कैसे है, आप इसको ध्यान करें। इसी साल के मैं आंकड़े देता हूं, इसी साल के हमारे हरियाणा प्रदेश में धान और गेहूं बहुत पैदा होता है। अभी धान की खेती 1.5 महीना पहले खत्म हुई है। मेरे 1 एकड़ खेत में धान का उत्पादन हुआ 32 क्विंटल प्रति एकड़ और मेरा खर्चा आया 500 रुपये प्रति एकड़। ये तो मेरा धान है। अब सुनो, जो रासायनिक पड़ोस में करते थे उनकी 1 एकड़ का उत्पादन है 22 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ और खर्चा है 12 से 14 हजार रुपये प्रति एकड़। समझ में आई बात? उनकी खेती से धरती बंजर बनती है, पानी दूषित होता है, पर्यावरण खराब होता है, खाने वालों को कैंसर होता है, और मेरी खेती से इससे उल्टा काम होता सारा। पानी की शुद्धता रहती है, 70% पानी बचता है, पर्यावरण बचता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बचती है। मेरे को कर्जा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि गाय ने मेरा काम पूरा कर दिया, और जो मेरा अन्न खाएंगे उनको कैंसर नहीं, स्वास्थ्य मिलेगा और मजबूती मिलेगी। और आमदनी डबल कैसे है? उनका उत्पादन तो बिकता है 40 रुपये किलो और मेरा धान बिकता 125 रुपये किलो, तो कितना गुना बढ़ गया। और देखिए गेहूं, अभी गेहूं की फसल खड़ी है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो कटेगी, लेकिन हमारे खाते में लोगों के पैसा जमा होने शुरू हो गए हैं, इसलिए खतरा उनको कभी बाद में ना मिले, एडवांस में। और क्या रेट है? रासायनिक खेती के गेहूं का रेट, सरकारी रेट है 1800 रुपये क्विंटल और मैं बेचता हूं 4000 रुपये क्विंटल। वो तो बेचने के लिए बाजार में ले करके जाते हैं और मेरा गेहूं दिल्ली और कानपुर से लेने के लिए मेरे पास आते हैं, और वो 1800 रुपये बेचते, मैं 4000 रुपये क्विंटल बेचता हूं और उसमें पूर्ति नहीं कर पाता। खेडूत बंधुओं, विश्वास करो, आज भारत और देश के लोग इस जहर वाले खाने से दुखी हो चुके हैं। कोई कैंसर से मरना नहीं चाहता, कोई अटैक और शरीर में व्याधियों से मरना नहीं चाहता। एक विश्वास होना चाहिए उपभोक्ता का कि मैं जो खरीद रहा हूं ये जहर युक्त नहीं है, तो आपके घर में लोग लेने आ जाएंगे। आप बाजार की चिंता मत करो, मार्केट की चिंता मत करो। जब पूरे प्रदेश में हम जहर मुक्त खेती करेंगे तो सारा देश और दुनिया का बाजार हमारे द्वार पर खड़ा होगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। और आपको मैं अंतिम शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैं अभी गुजरात से पहले हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रहा 4 साल, तो पहले अनुकूलता थी नहीं काम करने की। अंत में मेरे को अवसर मिला तो कुल 1.5 साल मैंने मेहनत की और 1.5 साल में मैंने 50,000 किसान जो इस समय प्रैक्टिकल इसी पालेकर जी की विधि से खेती करते हैं और उनका उत्पादन बाजार में आ चुका है, और वो इतने प्रसन्न हैं कि जी हमारे तो खर्चे भी घट गए और आमदनी भी बढ़ गई, और अब वहाँ लक्ष्य ले लिया है
अगले वर्ष 1 से 2 लाख किसान नए इस खेती से जोड़ने का। और मैं लगातार वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, प्रतिदिन मेरे फोन होते हैं और कार्यक्रमों में भी बीच बीच में जाता हूँ। अब प्रसन्नता कितनी है हमारे को कि गुजरात में आने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री रूपाणी जी को, उप मुख्यमंत्री जी को इस पद्धति की जानकारी दी और मैंने कहा ये प्रदेश में हम बढ़ाना चाहते हैं। उनकी समझ में बात आई और 4 सितंबर को हमने महात्मा मंदिर में 10,000 किसानों का एक कार्यक्रम रखा। पूरी गुजरात सरकार उसमें उपस्थित थी। उन्होंने पालेकर जी और मेरे इन विचारों को सुना, एकदम तैयार हो गए कि हम गुजरात के किसान को खुशहाल देखना चाहते हैं, इस मिशन को पूरे प्रदेश में हम बढ़ाएंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमने 5 से 11 दिसंबर वड़ताल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 7 दिन का पालेकर जी का शिविर लगाया, जिसमें लगभग 22,500 किसानों ने 7 दिन, आज जैसे आप बैठे हैं ऐसे बैठ कर के ट्रेनिंग ली और वो हमारे ट्रेनर बन गए। पूरा कृषि विभाग, हमारी सरकार के लोग ईमानदारी से इस मिशन पे लग चुके हैं। और आपकी प्रसन्नता के लिए जो लोग हमने ट्रेनर बनाए थे, अब उन्होंने पूरे प्रदेश में 200, 250 खेडूत को लेकर उन्होंने अपने शिविर शुरू कर दिए हैं। अब हम प्रति सप्ताह 8 से 10,000 नए किसानों को ट्रेन कर रहे हैं। हर सप्ताह 8 से 10,000 नए किसान जुड़ रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस मिशन के साथ जुड़िए और घर घर में ट्रेनर आपके पहुंचने वाले हैं। जहां प्राकृतिक खेती के ट्रेनर आए उनसे जुड़ोगे तो एक क्रांति पैदा होगी। हमारे आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने चिंता व्यक्त की है कि जल को बचाना है, पानी का संरक्षण करना, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। कैप्सूल में पानी मिलेगा, आप बता रहे थे आपके सामने, इतनी चिंता का विषय आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। उनकी चिंता सही है। आज हो क्या रहा है, हमने प्रदूषण इतना बढ़ा दिया। रासायनिक खेती 24% प्रदूषण के लिए रासायनिक खेती भी जिम्मेदार है। इससे पर्यावरण दूषित होता है, हीट वातावरण में बढ़ती है। यूरिया डीएपी आग पैदा करते हैं जमीन में, उसके लिए पानी की खपत ज़्यादा होती है। और गाय के गोबर मूत्र में वो अग्नि नहीं, वो शीतलता है। इसमें पानी की जरूरत 70% कम पड़ती, यूं बचाती है। और दूसरा, पानी कैसे बचाती है, इसको कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। किसान का सबसे बड़ा मित्र हलसिया है, केचुआ, अर्थवर्म। हलसिए को समझते हो कि नहीं? अब तो भूल गए होगे क्योंकि खेत में है ही नहीं, सारा मार दिया यूरिया डीएपी से। नयों को तो पता नहीं, पुनारों को शायद थोड़ा बहुत ध्यान हो। तो ये हलसिया जो है प्यारे बंधुओं, ये सबसे बड़ा मित्र है। ऐसे मित्र अनेक हैं जो प्राकृतिक खेती से बढ़ते हैं। अब जब आप प्राकृतिक खेती करोगे ना, मेरे खेत का सब हलसिया मर गया था, सब मर गए। कैसे मरते हैं? उदाहरण के लिए, आप खेत से एक हलसियों को पकड़ के लाओ और स्टेज पे ला के रखो और उसके ऊपर यूरिया डालो, बताओ जिएगा या मरेगा? बोलो जी, मरेगा ना। और उसके ऊपर गोपाल जी की गौशाला से गाय का गोबर लेके आओ और उस हलसिए के ऊपर डालो, जिएगा या मरेगा? परिवार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो ये ही अंतर है। आपने जितने मित्र जीव थे, जीवाणु थे, जो असली भोजन था पौधे का, वो सब मार दिए। आप सबसे मैं एक बात पूछता हूं, जंगल में जितने पेड़ पौधे हैं उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? पेस्टिसाइड कौन देता है? पानी कौन देता है? और जब फल का समय आता, फल से लद जाता है, हरा भरा रहता है। जो नियम वहां चल सकता तो मेरे आपके खेत में क्यों नहीं चल सकता? हमने कृत्रिम रास्ता क्यों अपना लिया? इसको बदलने की जरूरत है।
और ये क्रांतिकारी पानी के संरक्षण की बात जो है, ये प्राकृतिक खेती में अपने आप हो जाती है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे होती है इसको समझो ध्यान से। अंतिम बात, ये काम करता हलसिया, केचुआ, अर्थवर्म। जब आप खेत में प्राकृतिक खेती करोगे गाय के गोबर की, तो इससे एकदम हलसिया धरती के नीचे 15 फीट नीचे आज भी समाधि लिए कुछ कुछ बचा हुआ है। कुछ कुछ हलसिया बचा है आज भी, पूर्ण नष्ट नहीं हुआ। कैसे बचता है इसको सुनो। अब बोलना आपने मेरे पीछे। आपने घर से गाय को जंगल के लिए खोल दिया और वो गाय घर से बाहर निकली, कच्चे रास्ते से वो जा रही है। चलते चलते वो एक गोबर यहाँ करती है, एक यहाँ करती है, एक यहाँ करती है। करती ना, चलते चलते गोबर गाय कर देती है ना। तो आपने ऐसा गोबर को चेक करना। जिस गाय ने आज गोबर किया है, 3-4 दिन के बाद आप उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। हाँ या ना बोलो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आज वालों को नहीं पता, पुराने वालों को पता है, ठीक है ना। वो छेद मिलेंगे। और छेद पता क्यों है? जो केचुआ मित्र जीव समाधि लिए यूरिया डीएपी से डरते हुए बैठे ना धरती में, वो गोबर की गंध को पाकर उसके भोजन को सूंघ करके धरती फोड़ के ऊपर आ जाते हैं उस गोबर को लेने के लिए। समझ में आई बात? ये होता है। अब जब आप इस गोबर जीवामृत को, घन जीवामृत को खेत में डालोगे और यूरिया डीएपी बंद कर दोगे, तो धरती को फोड़कर ये हलसिया ऊपर आएगा, मित्र जीव ऊपर आएंगे, क्योंकि उनको इनका भोजन मिल गया। उनका भोजन यूरिया डीएपी नहीं है, उनका भोजन ये है, वो आ गए। और अब परिवार कैसे बढ़ाता, आप ध्यान करना। एक अर्थवर्म केचुआ हलसिया लगभग 40 से 50 हजार अंडे देता अपने जीवन काल में। इतनी तेजी से परिवार को बढ़ाता है। और हमने रिसर्च किया, अब हमारे खेत प्राकृतिक हैं। 8-9 साल से कोई एक बूंद भी यूरिया डीएपी हमारे खेत में पड़ा नहीं। तो अब कितना हलसिया हमारे खेत में है, हमने एरिया को नाप करके ढूंढने की कोशिश की, अनुमान लगा करके किया। लगभग 6.5 से 7 लाख केचुआ 1 एकड़ में काम करता है। और ये 7 लाख केचुआ, आपके ये जो मनरेगा के लोग हैं ये मजदूरी मांगते हैं शाम को, लेकिन ये हलसिया 1 पैसा नहीं मांगता, आपको देता ही देता है। रात दिन बेचारा कैसे काम करता है। अब इसका काम सुनो। ये धरती में यूं छेद बना के जाता 10-12 फीट तक, और जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता। ये इससे जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता है। जिस छेद से जाता उससे नया छेद बना करके आता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी इतनी दूर से चल करके हमारे बीच में आए, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। हमारा गायत्री परिवार एक सात्विकता का प्रचार पूरे देश में, मानव कल्याण, राष्ट्र निर्माण का कार्य जो कर रहा है, ये काम बराबर चलता रहे। और ऐसे पवित्र मिशन जो आज का था खेडूत बंधुओं के कल्याण का, इस धरती माता को पवित्र रखने का, गौ माता को बचाने का, लोगों को स्वास्थ्य देने का, जल की रक्षा करने का, इस पवित्र मिशन के लिए मैं गायत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इस मिशन को वो अपने हाथ में लें। ये भी बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। ये कृषि आध्यात्मिक कृषि है, लोगों को जीवन देने वाली है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। परम सम्मानीय आचार्य देवव्रत जी का हम हृदय से साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
और कुछ ही क्षणों में हम सब के बीच से विदा लेंगे। एक बहुत दिव्य संदेश उन्होंने आध्यात्मिक कृषि से, ऋषि कृषि, वैदिक कृषि से संबंधित दिया है। आइए समापन पर जैसी परंपरा है माननीय राज्यपाल श्री हमारे बीच पधारे। राष्ट्रगान का क्रम होगा। सभी से प्रार्थना है, कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माता की जय। भारत माता की जय। हम सबके बीच से हमारे सम्माननीय विदा ले रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना, कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे सम्माननीय हम सबके बीच से विदा ले रहे हैं। ये सत्र हमारा प्रातःकालीन सत्र यहाँ पर अभी विराम होगा, परंतु आप अभी बैठे रहिए। अगले सत्र के प्रारंभ के पूर्व हमारे बीच से हमारे श्रद्धेय विदा ले रहे हैं। कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी हमारे खेडूत बंधुओं से प्रार्थना, बहनों से, भाइयों से प्रार्थना है, अभी आप अपना स्थान ना छोड़ें। आपके लिए बहुत कुछ अभी इस महासम्मेलन में बहुत कुछ है। कृपा करके आप बैठें। हमारे सम्माननीय राज्यपाल श्री जी का सत्र यहाँ पर समाप्त हुआ है, वो हमसे विदा ले रहे हैं। आप कृपा करके अभी स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी कृषक बंधुओं के लिए बहुत ही दिव्य संदेश, जो अन्य और दूसरे कार्यक्रम हमारे इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारा क्रम आगे जारी रहेगा। आप सबसे प्रार्थना, विनम्र अनुरोध, कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की। બધા પોતાની જગ્યાએ બેસી રહેશે, પાછળ કોઈ જાય નહીં, હમણાં પોતાની જગ્યાએ બેસે। બીજો કાર્યક્રમની અહીંયા જાહેરાત પણ કરશું। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने मनहरभाई तरफ थी एक मोमेंटो भेट करवामां आवे छे। ताली वगाड़ी आपणे स्वागत करीशुं। प्रफुल्लभाई संजेलिया ने मोमेंट अर्पण करवामां आवे छे। आदरणीय गोपालभाई सुतरिया एमने पण एक मोमेंटो अर्पण करवामां आवे छे, स्वागत करीशुं। आदरणीय आरवी व्यास साहेब, कुलपति श्री यूनिवर्सिटी आणंद, एमने पण मोमेंटो अर्पण करवामां आवे छे। श्री मगनभाई पटेल, पूर्व अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, एमने पण मोमेंटो अर्पण करवामां आवे छे। अने श्री अश्विनभाई जानी, गुजरात जोन प्रभारी, गायत्री परिवार गुजरात राज्य, एमने पण मोमेंटो अर्पण करवामां आवे छे। खूब खूब धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण कर लें। और भाइयों बहनों, अगले क्रम में
ये जो कुछ भी आपने अभी कार्यक्रम के शुभारंभ से लेकर अब तक जो अलग अलग बातों का आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, इन सब पर एक समीक्षात्मक गायत्री परिवार क्या क्या कर सकता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। हमारा ग्राम प्रबंधन विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय का इस क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। नस्ल सुधार के रूप में भी हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। जैविक कृषि पर, ऋषि कृषि पर, वैदिक कृषि पर बहुत प्रयोग हुए हैं हमारे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। मैं अतः इस कार्यक्रम की समीक्षा के दृष्टि से श्रद्धेय डॉक्टर साहब से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि वो हम सबका एक संक्षिप्त मार्गदर्शन इस संदर्भ में करने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब। थोड़ा सा उधर कर बीच भाइयों और बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये एक प्रकार की वैज्ञानिक क्लास थी जो अभी हमने अटेंड की यहाँ बैठकर। और आदरणीय राज्यपाल महोदय एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी हैं, बहुत अच्छे किसान भी हैं और एक बहुत बढ़िया माहौल उन्होंने बना दिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसान नहीं हैं, खेडूत नहीं है, पर खेडूत नहीं है तो खेडूत घर की छोटी सी किचन गार्डन में बन जाओ अपने। आप अपनी खेती स्वयं करो या किसी और से करवाओ। दूसरा ये कि मिशन जो है ये संस्कारों की खेती करता है, संस्कारों को हर व्यक्ति के जीवन में बोता है। और हम लोगों ने उसके लिए एक आंदोलन चलाया है, ग्रह ग्रह गायत्री ग्रह ग्रह यज्ञ। अभी 7 मई को एक बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। हम उस दिन करीब 10 से लेकर 15 लाख घरों में यज्ञ कराएंगे। 10 से 15 लाख घरों में यज्ञ कराएंगे और हर घर नया होगा बिल्कुल। यानी इससे इसका मतलब है कि 15 लाख नए व्यक्ति हमारे मिशन में जुड़ जाएंगे। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? पुरोहित की, जो पुरोहित यज्ञ करा सके। तो वो यज्ञ जो है वो हमने मोबाइल पंडित बना दिया है। एक मोबाइल में पंडित के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। वो चलता रहेगा और वो बोलता रहेगा कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और 20 से लेकर 30 मिनट के अंदर यज्ञ हो जाएगा। तो ये यज्ञ अगर चल पड़ा तो यज्ञ के माध्यम से माहौल बदलेगा। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से आदमी जो है उसके कर्मों में भी श्रेष्ठता का प्रवेश होता है। अगर हम ये काम करें इसके बाद, आज के इस कार्यक्रम के बाद, तो उसकी तैयारी करें 7 मई के कार्यक्रम की। 7 मई रविवार का दिन है और आप सब देखिएगा कि आप कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। सभी जितने आए हैं यहाँ परिजन, वो सब हमारे मनहर भाई के प्रति प्रेम के कारण और मेरे प्रति प्रेम के कारण आए हैं। यहाँ पे जितने भी हैं, जो मुझे जानते थे, जो मुझे पहचानते थे, वो आए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब गायत्री परिवार के अभिन्न अंग हैं, मिशन के अभिन्न अंग हैं। आप सब मिलजुल करके महाकाल की इस यात्रा में आप साथी हो जाइए। महाकाल की सवारी चल रही है, केवल 10 पैसे का सवाल है, 10 पैसे की सवारी का टिकट है। आप उसमें दे दीजिए बस 1 दिन का समय और एक अपनी कमाई का हिस्सा यदि आप देंगे तो आप देखते देखते बहुत बड़े काम करते चले जाएंगे। मिशन अपना बहुमुखी है, ढेर सारे काम कर रहा है। शतसूत्री युग निर्माण योजना, बहुत सारे सूत्र हैं इसमें, जिसमें से 1-2 सूत्र वो भी थे जो आज हमारे राज्यपाल महोदय ने बताए। आप क्या कर सकते हैं उनमें से? आप उनको देखिए कि आपके पास क्या है, आपके पास सुविधाएं क्या हैं, आपके पास ज्ञान किसका है, आप उसको करिए। दूसरा एक जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि इस संधिकाल की वेला में गुरुदेव का विचार घर घर पहुंचना चाहिए। मैं युग शक्ति गायत्री का संपादक हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप युग शक्ति गायत्री घर घर पहुँचाइए, अखंड ज्योति घर घर पहुँचाइए। सबसे बड़ा काम यही है।
अगर आपने ये कर दिया तो जनता के बीच में श्रेष्ठ विचार जाएगा, और श्रेष्ठ विचार जाएगा, श्रेष्ठ चिंतन जाएगा, तो श्रेष्ठ चिंतन ही आज आने वाले विषाक्त चिंतन को धो सकता है। कितना माहौल गंदा हो गया देखिए। हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई और वो योजनाएं भारत के हित के लिए हैं, भारतवर्ष के लिए हित के लिए हैं। थोड़े दिन के अंदर ये माहौल बदल जाएगा, थोड़े दिन के अंदर माहौल चेंज हो जाएगा, पर हमारे यूनिवर्सिटी के माहौल को, हमारे कॉलेजेस के माहौल को, सबको गंदा कर दिया उसने पूरा पूरा। और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे न्यूज़ प्रिंट ने, इन सब ने उसको जो बिगाड़ा है उसको ठीक करने का काम हमें अपने विचारों से करना पड़ेगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि गायत्री परिवार किसके साथ है, CCA के साथ है, CAA के साथ है, मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हैं, परंतु मैं कहता हूँ गायत्री परिवार अच्छाइयों के साथ है हमेशा। जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ गायत्री परिवार के साथ है। इसलिए हमारे मोदी जी ने कुछ कदम उठाए हैं, तो मोदी जी के उठाए हुए कदम के साथ चलिए, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलिए। देखिए तो सही कैसे चलती है ये हमारी महाकाल की सवारी, महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, यह परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन लाएं। बस इस गीत के साथ मैं अपना समापन कर दूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 4:30 बजे, तो मुझे निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाएं, एक बार जय घोष करें, अपने परम पूज्य गुरुदेव देवाधिदेव महाकाल स्वरूप है उनका ध्यान करें। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से। महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। विकृतियों की छाती पर हो रहा कि तांडव नर्तन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। अब अनित्य अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के गण जैसे ही हम भी कदम बढ़ाए। महाकाल के गण जैसे ही हम भी कदम बढ़ाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। गूंज रहे धरती नभ में जय महाकाल के नारे। महाकाल के तेवर के देखो तो तनिक इशारे। पाप पर
पतन के डेरों में अब हाहाकार मचा है। पाप पतन के ढेरों में अब हाहाकार मचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। महाकाल की कुपित दृष्टि से कोई नहीं बचा है। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाएं। पाप वृत्तियों को जन मन से आओ मार भगाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल संकल्पित है, नव युग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। महाकाल संकल्पित है, नव युग प्रज्ञा युग होगा। अशिव भाव अब टिक न सकेंगे, जन जीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाएं। गूंज उठे हैं डमरू के स्वर, जागे और जगाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। दोनों हाथ खोल करके ताली बजाइए। महाकाल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाइए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। जय महासाथ हो जाए, जय महासाथ हो जाए, जय महासाथ हो जाए, जय महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 30 વર્ષથી ડૉક્ટર સાહેબનો આદેશ મેં શિરોધાર્ય કર્યો છે. મારા એક ફોનથી આટલા વ્યસ્ત હોવા છતાં, આટલી જવાબદારી છતાં પણ આપ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા. ગુજરાતની અંદર ક્રાંતિ કરવી છે, થશે. ગાયોને બચાવી છે, મિશન આપણી સાથે છે, ડૉક્ટર સાહેબ આપણી સાથે છે, જીજી આપણી સાથે છે, સંરક્ષણ ઋષિઓનું છે, ગુરુદેવનું છે. તો આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ડૉક્ટર સાહેબ. કાલે રાત્રે મેં લગભગ 11:30 આવ્યા એરપોર્ટથી, પૂરો આરામ મળ્યો નથી અને એમને અત્યારે જ જમીને તરત જ નીકળવાનું છે. 5ની ફ્લાઇટ છે અને ફરી પાછા એ પહેલાં લખનઉ હતા. નિરંતર પરિભ્રમણ ચાલે છે એવા આપણા શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબ, ગાયત્રી પરિવાર મિશન આપણું આરાધ્ય મિશન છે. એમનો અહીંયા આભાર માનું છું. એક બીજી જાહેરાત કરી દઉં થોડી. ગોપાલભાઈ સુતરિયા આપણી વચ્ચે છે. હવે અમારે બધાને પાછું મહેસાણા મૂકવા જવાનું છે. 15ની ટોળી આવી છે તો બધાને મૂકવા જવાનું છે. એટલે આપણું આ સેશન 1/2 કલાકનું ગોપાલભાઈ સુતરિયાનું આપણે અહીંયા મેન્ટેન કરી લઈશું. પછી ભોજન કરશું એટલે તમે બધા ઘરે જઈ શકો. ડૉક્ટર સાહેબ કો આપણે બધા વંદન કરશું. નમો સ્તનંતાય સહસ્રમૂર્તે
सहस्रपादाब्ज शिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय विष्णु सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। અમે વિશેષ આમંત્રિત કરું છું આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી વાઇસ ચાન્સેલર કુલપતિ સાહેબ 5 મિનિટ એમને બોલીને મિટિંગમાં જવાનું છે અને પછી અડધા કલાક માટે સુત્રિયા સાહેબ આપણને આમ તો 3 કલાકની શિબિર એમની કરવી છે આપણે જમવા સાથે ફરી પાછી અને એ શિબિરમાં જેવા જીવામૃત જેને વાપર્યું છે એવા ખેડૂતો એનો અનુભવ કહેશે અહીંયા પણ આજે બેઠા હોય અંદર તો છેલ્લે જીવામૃત વાપરતા ખેડૂતોનો પણ અભિપ્રાય આપણે 5 મિનિટ લઈશું તો હું વિનંતી કરું આદરણીય શ્રદ્ધેય વ્યાસ સાહેબ। માં ગાયત્રી અને મહાકાલના આશીર્વાદ સાથે હું મારું ટૂંકું વક્તવ્ય કહીશ કે હું આમ તો બ્રાહ્મણ છું, વ્યાસ છું, એટલે ગાયત્રી પરિવાર અને ગાયત્રી શું એ સમજું છું, ગાયત્રી ધારણ કરું છું અને મને ખબર છે કે જનોય ધારણ કરવા માટે દેહ શુદ્ધિ કરું ત્યારે ગૌમૂત્ર અને ગાયનું છાણ બંનેનો ઉપયોગ કરું। હવે આ બંનેનો ઉપયોગ આપણે પરિવારના બધા ભાઈઓ બહેનો કરીએ છીએ, ગૌમૂત્ર અને ગૌના છાણનો। હું એમ કહીશ કે હવે આપણો જે ગાયત્રી પરિવાર છે એ કાયમ નવા પરિવર્તન લાવે છે, તો આ જે નવું પરિવર્તન આપણે લાવવાનું છે એ જમીન શુદ્ધિનું લાવવાનું છે। જે રીતે ગાયના છાણ અને ગૌમૂત્રથી આપણે આપણા દેહની શુદ્ધિ કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે હવે આપણી જમીનોની શુદ્ધિ પણ કરવાની છે, રસાયણના ઝેરથી આપણી જમીનોને બચાવવાની છે। જે વસ્તુ આપણે બહુ વિસ્તારથી માન્ય ગવર્નર સાહેબે કહી છે, આના અખતરા અમે પણ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં શરૂ કર્યા છે અને આપ જ્યારે બધા ખેતી સાથે સંકળાયેલા છો તો સર્વે ભાઈ બહેનોને હું વિનંતી કરીશ કે જ્યારે આપને સમય અનુકૂળતા હોય તો અમારી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં પધારો। અમારે ત્યાંથી જૈવિક ખેતી વિશેની જે પણ સહાય કે જ્ઞાન જોઈતું હશે અમે તમને ચોક્કસ આપીશું। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।